तो अब हम बात करते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक की एटियोलॉजी के बारे में। क्यों होता है एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियो एम्बोलिक कॉजेस के बारे में। कार्डियो एम्बोलिक कॉजेस के अंदर क्या होगा ना कि बेसिकली जो एम्बोलस है ये फॉर्म आपके हार्ट के अंदर होगा, लेकिन वो वहां से डिसलॉज हो जाएगा और ब्रेन के अंदर जाके इन्फार्क्ट कॉज करेगा। तो ये कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बेसिकली 20% कंट्रीब्यूट करते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉज इसमें होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, वो भी नॉन रूमेटिक वैरायटी का। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होगा, आपका लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर जाएगा, ड्यू टू विच वहां पर स्टेसिस होगा ब्लड का, और उस स्टेसिस के कारण एक छोटा सा क्लॉट बन जाएगा, और ये क्लॉट बेसिकली एम्बुलस की तरह जाके ब्रेन के अंदर लॉन्च कर जाएगा, ब्रेन की आर्टरीज के अंदर लॉन्च कर जाएगा, रिजल्टिंग इनटू इन्फार्क्ट इन द ब्रेन, जो कि बेसिकली स्ट्रोक कॉज करेगा। दूसरे जो कार्डियक कॉजेस हो सकते हैं जो एम्बोला फॉर्म करेंगे बेसिकली, वो एक्यूट एमआई का अटैक हो गया, या फिर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स हो जाता है। एक्यूट एमआई में अगेन क्या होगा, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसके अंदर इनफैक्ट इन्फार्क्ट फॉर्म हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके अंदर बेसिकली इन्फार्क्ट फॉर्म हो जाता है। तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है अब वो एकाइनेटिक रहा। एकाइनेटिक है मतलब उतना मूव नहीं कर रहा, उतना पंप नहीं कर रहा, जिसके कारण अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या होगा, स्टेसिस करेगा। बेसिकली फिर से आपका क्लॉट का फॉर्मेशन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर से वो जाके कहां पे लॉन्च करेगा, इन दी आर्टरीज ऑफ ब्रेन, इन विच विल रिजल्ट इनटू स्ट्रोक। और फिर लास्ट में हम बात करते हैं माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स के बारे में। ये भी कार्डियो एम्बोलिक कॉजेस के अंदर ही आता है। अब और क्या इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो सीटी और एमआरआई के साथ साथ, ताकि आपको कॉजेस के बारे में भी पता चल जाए स्ट्रोक के पेशेंट? आप ईसीजी कर लीजिए। अगर एमआई का पेशेंट होगा तो आपको एसटी एलिवेशन मिल जाएगा। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो वो आपको ईसीजी से पता चल जाएगा। अगर एमवीपी का पेशेंट है तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो वो रूमेटिक वैरायटी का है या नॉन रूमेटिक वैरायटी का है, ये आपको इको से पता चल जाएगा। तो ईसीजी और इको ये अभी साथ में करा जाता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। अगर आप देखोगे कोई भी पेशेंट जो स्ट्रोक के साथ एडमिट होता है, ईसीजी और इको उनका साथ में करा लेते हैं सीटी और एमआरआई के साथ। तो ये तो हो गई कार्डियो एम्बोलिक कॉजेस ऑफ स्ट्रोक। फिर हम बात करते हैं कैरोटिड अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है ना, आपके पास एक होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। तो जो अथेरोमा है ये दो साइड्स पे फॉर्म हो सकता है। एक तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मतलब यहाँ पर प्रॉक्सिमली इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, या फिर कैरोटिड बाइफरकेशन पे यहाँ पर। ये जो अथेरोमा है ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि ये फैट से बना होता है, और ये बेसिकली हाई ब्लड के फ्लो से, ज्यादा ब्लड के फ्लो से टूट जाता है। तो जाओ यहाँ पर आपका बेसिकली ये अथेरोमा फॉर्म हुआ है, ये हाई ब्लड के फ्लो से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से डिसलॉज कर जाएगा। जैसे ये यहाँ से डिसलॉज करेगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, ये जाके अटकेगा कहाँ पे, रेटिनल आर्टरी। रेटिनल आर्टरी के अंदर जाके ये अटकेगा तो ये ब्लड वेसल, जो रेटिनल आर्टरी है आपके आंख को सप्लाई करती है। जब आंख के रेटिना को ब्लड नहीं मिलेगा तो आपको विजन लॉस हो जाएगा। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया, ये अथेरोमा क्या होता है, सॉफ्ट है, क्योंकि ये फैट से बना हुआ है। ये रेटिनल आर्टरी से भी डिसलॉज हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू ट्रांजिएंट विजन लॉस। जो विजन लॉस आपको हुआ वो ट्रांजिएंटली हुआ, बहुत परमानेंटली नहीं हुआ। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं अमोरोसिस फ्यूगैक्स। ओके, अमोरोसिस फ्यूगैक्स ट्रांजिएंट विजन लॉस होता है ड्यू टू द एम्बोलस लॉजिंग इन द रेटिनल आर्टरी, जो आता कहां से, आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। तो यहाँ पर पेशेंट आपका ऐसा कंप्लेन कर सकता है कि कर्टन आ रहा है आंख के ऊपर और फिर चला जा रहा है, मतलब पर्दा आता है चला जाता है, पर्दा आता है चला जाता है। ठीक है, अब इसमें आप जो है एडिशनल इन्वेस्टिगेशन जो कर सकते हो वो है डॉपलर और एंजियोग्राफी। डॉपलर से आपको ब्लड फ्लो के बारे में पता चल जाएगा कि कैसा ब्लड फ्लो है कैरोटिड वेसल्स के अंदर। और जब आपको पता चल, अगर आपको ऐसा मान लीजिए आपको लगा कि ब्लड फ्लो कम है या फिर फ्लो की डायरेक्शन कुछ गलत है, तो आप एंजियोग्राफी करके एग्जैक्ट वो साइट आप देख सकते हो जहां पर बेसिकली थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो चुका है, अथेरोमा का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप जो है कैरोटिड ब्रू को सुन सकते हो। अगर कैरोटिड अथेरोस्क्लेरोसिस है तो फिर आप जो है आपके स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को कैरोटिड आर्टरी के ऊपर लगा के कैरोटिड ब्रू को सुन सकते हो। और कैरोटिड ब्रू का एक कंसेप्ट होता है, ये ज्यादा लाउडर होगा अगर स्टेनोसिस कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्टेनोसिस कम होगा तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ज्यादा टर्बुलेंस होगा। लेकिन अगर स्टेनोसिस ज्यादा होगा तो फिर ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो टर्बुलेंस भी कम होगा, और टर्बुलेंस कम होगा तो कैरोटिड ब्रू भी कम सुनाई देगी। तो ये आपको याद रखना है कि जो कैरोटिड ब्रू सुनाई देती है वो स्टेनोसिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मान ले आपने इन्वेस्टिगेशन डॉपलर किया, एंजियोग्राफी की, आपको पता चल गया कि ये कैरोटिड अथेरोस्क्लेरोसिस ही है,
जिसके कारण स्ट्रोक आया था, तो आप ट्रीटमेंट क्या करो? आपके पास दो सर्जिकल ऑप्शन है जो आप करते हो, यूज करते हो ट्रीटमेंट के लिए, वो है एंड आर्टेरेक्टोमी एंड स्टेंटिंग फॉर स्टेनोसिस। एंड आर्टेरेक्टोमी के अंदर हम उस पोर्शन ऑफ ब्लड वेसल को काट के निकाल देंगे और स्टिच कर देंगे बाद में। स्टेंटिंग फॉर स्टेनोसिस के अंदर हम रिवेस्कुलराइज कर देंगे बाय इंसर्टिंग अ स्टेंट। ये दो आपके पास सर्जिकल ऑप्शंस है, लेकिन इन सर्जिकल ऑप्शंस को हम तभी यूज करते हैं जब आपका क्रिटिकल स्टेनोसिस हो। क्रिटिकल स्टेनोसिस मतलब जब मोर देन 70% ऑफ योर ब्लड वेसल गेट्स ऑक्लूडेड, तभी इन सर्जिकल ऑप्शंस को इंक्लूडिंग एंड आर्टेरेक्टोमी एंड स्टेंटिंग फॉर स्टेनोसिस यूज करना है। अगर आपको ये सेकंड एटियोलॉजी के बारे में क्लियरिटी आ गई, हम बात करते हैं थर्ड एटियोलॉजी के बारे में, विच इज आर्टेरियल डिसेक्शन। आर्टेरियल डिसेक्शन का मतलब क्या है कि आपका ब्लड वेसल कट जाता है। इस ब्लड वेसल के कटने के कारण, ड्यू टू द इंजुरी इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोमा। जब भी हिमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हिमेटोमा बेसिकली आपके ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रिजल्टिंग इनटू द स्ट्रोक। ठीक है। अब ये बेसिकली ब्लड वेसल की जो वॉल है, इसको इंजुरी कैसी होगी, ब्लड वेसल के अंदर कट कैसे आएगा? ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक। एक तो आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, या फिर कोई आपके नेक को मैनिपुलेट करेगा, तब जाके आर्टेरियल डिसेक्शन होता है। देखो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है, कूप एंड काउंटर कूप, ये दो चीजें होती है। कूप क्या होता है, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक। काउंटर कूप क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। ये दोनों चीजें जब होगी, तो आर्टेरी की वॉल जो है वो डाइसेक्ट हो सकती है, उसको इंजुरी हो सकती है। नेक मैनिपुलेशन में क्या होता है ना, कई बार आप जाते हो बार्बर के पास, बार्बर आपको मसाज देता है, मसाज के नाम पर वो नेक को कैसे भी मोड़ते रहता है, तो उस नेक मैनिपुलेशन के दौरान भी ऐसा हो सकता है कि बार्बर आपकी नेक को बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड कर दे, जिससे बेसिकली आपके जो आर्टरी है, उसकी वेसल जो है, उसकी जो वॉल है, वो उसके अंदर कट आ गया, बेसिकली आर्टेरियल डिसेक्शन। ठीक है। तो ये आपकी तीसरी एटियोलॉजी हो गई। चौथी एटियोलॉजी होती है आपकी मोया मोया डिसीज। मोया मोया डिसीज के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, ये पहली बात तो दो चीजें इन्वॉल्व करता है, डिस्टल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड स्टेम ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटेरियर सेरेब्रल। इसमें होता क्या है, ऑक्लूजन होगा एकदम एट द एंड ऑफ द आर्टरी। एट द एंड ऑफ द आर्टरी आपका ऑक्लूजन होगा मोया मोया डिसीज के अंदर। और जब ये ऑक्लूजन हो जाएगा, तो सामने के एरिया को सप्लाई करने के लिए, जो सामने आपका एरिया है जिसको ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी, जो अब हाइपो परफ्यूज दे रहा है, उसको सप्लाई करने के लिए बहुत सारे कोलेक्टरल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये कोलेक्टरल्स ऑन एंजियोग्राफी विल गिव यू पफ ऑफ स्मोक अपीयरेंस। आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल एंजियोग्राफी है, जिसमें आपका ये ब्लड वेसल पूरा भरा हुआ है ब्लड से, और नॉर्मल आगे जो है ब्रांचेस। लेकिन यहां पर आप देखें कि यहां पर ये ब्लड वेसल भरा ही नहीं है, क्योंकि जो है आपका यहाँ पर डिस्टली ऑक्लूजन प्रेजेंट है, और आगे अचानक से बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट है, क्योंकि ये कोलेट्रल्स बन गए हैं। ठीक है। तो ये पफ ऑफ स्मोक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है ऑन एंजियोग्राफी इन मोया मोया डिसीज, और इसको हम जो है कॉमनली, इस मोया मोया डिसीज को हम देखते हैं इन यंग अडल्ट एंड चिल्ड्रन इन जापान। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पांचवे एटियोलॉजी के बारे में, दैट इज पोस्टेरियर रिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी चार एटियोलॉजीज है, और जो आपके पहले PRES से ही स्टैंड करे। P स्टैंड करता है फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसे हम एक्लैम्सिया भी कहते हैं। R स्टैंड करता है फॉर रिवेस्कुलराइजेशन। रिवेस्कुलराइजेशन किससे करते हैं, ब्लड वेसल के अंदर स्टेंट डाल के हम रिवेस्कुलराइजेशन करते हैं। E फॉर एलिवेटेड BP एंड S फॉर सिंड्रोम्स लाइक HUS एंड हेल्प सिंड्रोम। ये चार चीजें बेसिकली आपकी एक कॉजेस होते हैं फॉर दिस पोस्टेरियर रिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम। जैसे आप इस सिंड्रोम का नाम पढ़ रहे हो, पोस्टेरियर रिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम, ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है पहली बात तो, और पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर कुछ तो हो रहा है, जो हमको इस एटियोलॉजी से अभी तक नहीं समझा, लेकिन कुछ तो हो रहा है इस पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर। क्या हो रहा है, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर हो रहा है ऑसिपिटल एडिमा, और ये ऑसिपिटल एडिमा आप अप्रिशिएट कर सकते हो ऑन MRI। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ आता है इस PRES के डिसीज में? पेशेंट आता है विथ हेडेक, विजुअल सिम्टम्स, पैपिलिडिमा एंड सीजर्स। ट्रीटमेंट में हम देंगे लेबेटालॉल। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, लेबेटालॉल। आप पूछोगे कि इससे स्ट्रोक कैसे होगा, जो ऑसिपिटल एडिमा है, इसके कारण ही बेसिकली स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके कैडासिल के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जो है उसी वही आपका निमोनिक भी है इसको पढ़ने के लिए। ये बेसिकली सेरेब्रल आर्टेरियोपैथी होती है।
क्या होती है, सेरेब्रल आर्टेरियोपैथी होती है, पर आर्टेरियोपैथी भी किसकी, आर्टेरियोपैथी ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। और ये स्मॉल ब्लड वेसल्स आपके सब कॉर्टिकल एरिया को सप्लाई करती है ऑफ ब्रेन, सब कॉर्टिकल एरिया को सप्लाई करती है ऑफ ब्रेन। तो अगर आपका आर्टेरियोपैथी हो जाएगा इन स्मॉल ब्लड वेसल का, तो ये सप्लाई नहीं कर पाएगी सब कॉर्टिकल एरिया को, तो सब कॉर्टिकल एरिया में इन्फार्क्ट डेवलप हो जाएगा। और यही आपको सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट, जो वो भी रिकरेंट सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट एमआरआई के ऊपर देखने को मिलता है। साथ में एमआरआई के अंदर आपको कैडासिल के अंदर एक और जो चीज देखने को मिलती है, दैट इज योर ल्यूकोइंसेफेलोपैथी, दैट इज एक्सटेंसिव व्हाइट मैटर चेंजेस। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है जो कि नॉच 3 जीन के म्यूटेशन से होता है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 पर प्रेजेंट होता है। अगर आपने एटियोलॉजी पढ़ी तो एटियोलॉजी को मैं समराइज अगर करूँ तो कार्डियो एम्बोलिक कॉजेस, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन, रिसेंट एमआई अटैक, एमवीपी, ये कॉज कर सकते हैं आपके एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक को। कैरोटिड अथेरोस्क्लेरोसिस में, जिसमें अमोरोसिस फोगैक्स, ये देखने को मिलता है क्योंकि प्रॉक्सिमल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या फिर कैरोटिड बायफर्केशन पे आपका अथेरोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आप डॉपलर एंजियोग्राफी कर सकते हो, ट्रीटमेंट में एंडार्टेरेक्टमी एंड स्टेंटिंग कर सकते हो। कैरोटिड ब्रू आपको सुनाई देगा कैरोटिड वेसल के पास। आर्टेरियल डिसेक्शन हो सकता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोमा, डिक्रीजिंग द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है। मोया मोया डिसीज, जिसके अंदर आपको एंजियोग्राफी के ऊपर पफ ऑफ स्मोक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिस्टल ऑक्लूजन होता है, जिसके कारण कोलेटरल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ये डिस्टल ऑक्लूजन डिस्टल पार्ट ऑफ आईसीए या फिर स्टेम ऑफ एमसीए एंड ईसीए में हो सकता है। जापान के चिल्ड्रन एंड अडल्ट के अंदर पॉसिबल होता है। पोस्टीरियर रिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम, इसका ट्रीटमेंट आपका लेबेटोलॉल होता है। एमआरआई के अंदर आपको ऑसिपिटल इडिमा देखने को मिलता है। और लास्ट दैट इज कैडासिल, इसमें हमने बताया कि ये सेरेब्रल आर्टेरियोपैथी है जो कि स्मॉल वेसल्स के अंदर होती है, जो कि आपके सब कॉर्टिक्स को सप्लाई करता है, इसीलिए सब कॉर्टिकल इन्फाक्ट हो जाता है। साथ में ल्यूकोएंसेफेलोपैथी, ये दो फाइंडिंग्स आप एमआरआई पे देख सकते हो। ये बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है जो कि नॉच 3 जीन के म्यूटेशन से होता है, क्रोमोसोम 19 पे प्रेजेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को। तो पहले बात करते हैं कि क्लिनिकल सस्पिशन कब डेवलप होगा कि इस पेशेंट को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो चुका है या फिर स्ट्रोक हो चुका है, ये आप कब बात करोगे, जब ये बी फास्ट प्रेजेंट रहेगा, जब बी फॉर बैलेंस, पेशेंट खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा, अटैक्सिया है, आई के अंदर ब्लरिंग है, फेशियल एसिमेट्री है, आर्म के अंदर वीकनेस है, स्पीच डेफिसिट है, और टाइम, पेशेंट टाइम पे आएगा, तो फिर आप सबसे पहले करोगे नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी ऑफ ब्रेन। जब आप नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी ऑफ ब्रेन करोगे, आप इसका पर्पस क्या है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी ऑफ ब्रेन, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी ऑफ ब्रेन का पर्पस है हेमरेज को रूल आउट करना। जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई हेमरेज आपको सीटी के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्टली जा सकते हो और फिक्स हो आप अभी कि ये जो स्ट्रोक आया है, ये जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आया था, ये इस्केमिक स्ट्रोक के कारण। और इस्केमिक स्ट्रोक जैसे ही आपको पता चलता है, अब जो है आप डायरेक्टली ट्रीट करने के लिए जा सकते हो पेशेंट। आप कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हमें नहीं करने, डायरेक्टली ट्रीट करना। और ये ट्रीटमेंट हमको क्या करना है वो डिपेंड रहेगा कि कब ऑनसेट हुआ है आपके स्ट्रोक का, इस फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का ऑनसेट कब हुआ है। ऑनसेट का मीनिंग यहां पर होता है कि कब पेशेंट को नॉर्मली देखा गया, लास्ट सेन नॉर्मल। अगर ऑनसेट का टाइम ड्यूरेशन लेस देन 4.5 आवर्स होता है, तो आप कुछ मत सोचिए, हेमरेज को आपने रूल आउट कर लिया है और ऑनसेट का टाइम ड्यूरेशन लेस देन 4.5 आवर्स है, आप आईवी थ्रोम्बोलिसिस करिए, आईवी आरटीपीए को यूज करिए। आईवी आरटीपीए मतलब रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर। इसके अंदर हम दो ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, आर्टिप्लेज एंड टेनेक्टेप्लेज। जो आपका डोज रहेगा वो 0.9 मिलीग्राम पर केजी रहेगा। आईवी आरटीपीए आपने शुरू किया, ठीक है, लेकिन क्या आप हर पेशेंट के अंदर आईवी आरटीपीए शुरू कर सकते हो? देखो, बेसिक दो इंडिकेशंस क्या है आईवी आरटीपीए शुरू करने की, कि कोई हेमरेज नहीं होना चाहिए और ऑनसेट लेस देन 4.5 आवर्स होना चाहिए। लेकिन क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है आपके इस आईवी आरटीपीए थेरेपी के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पहला, हाई बीपी नहीं होना चाहिए भाई। अगर हाई बीपी होगा तो ऑलरेडी वो पेशेंट हेमरेज की कगार पर है। अभी तक हेमरेज हुआ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी वो पेशेंट हेमरेज की कगार पर है, तो पहले आप बीपी को कम करोगे, फिर आईवी आरटीपीए शुरू करो। दूसरा, ब्लीडिंग डायस्थेसिस, जैसे कि हाई प्रोथ्रोम्बिन, लो प्लेटेट। ऑलरेडी अगर उस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो आप क्यों एक ऐसा थ्रोम्बोलिटिक एजेंट एल्टेप्लेज और टेनेक्टेप्लेज जैसा देके ज्यादा ब्लीडिंग को एग्रावेट करना चाहते, नहीं दोगे आप इसको। पास्ट हिस्ट्री ऑफ हिमोरेजिक स्ट्रोक, अगर पहले भी हिमोरेजिक स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगेन ये जो स्ट्रोक आया है, ये भी हिमोरेज के कारण ही आया होगा। एंड रैपिडली इंप्रूविंग सिम्टम्स, क्योंकि अगर ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का
पेशेंट है तो आपको इसमें स्ट्रोक का ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत नहीं है। हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक अगर है तो फिर हम ABCD2 स्टेजिंग के मदद से पहले देखेंगे कि ये क्या हाई रिस्क टीआई है, और हाई रिस्क टीआई के अंदर हम जो है ये थेरेपी शुरू कर देते हैं, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडॉग्रेल। तो अगर ये चारों कंडीशंस प्रेजेंट है तो आपको आरटीपीए तो जो है नहीं यूज करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद हम करेंगे सेरेब्रल एंजियोग्राफी। क्या होता है ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं इनको काफी शंका होती है कि क्या इस आईवी ड्रग से थ्रोम्बस जो है आपके ब्लड वेसल के अंदर वो पूरा थ्रोम्बोलाइज हो गया होगा। इसीलिए जो डॉक्टर्स है वो करते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ये करते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी कि अगर कोई लार्ज वेसल ऑक्लूजन होगा तो उन्हें पता चल जाएगा सेरेब्रल एंजियोग्राफी। क्योंकि लार्ज वेसल ऑक्लूजन का मतलब क्या है कि पूरा जो M1 पार्ट है एमसीए का उसमें बड़ा सा थ्रोम्बस है, और इस बड़े से थ्रोम्बस को इस आई ड्रग से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको सेरेब्रल एंजियोग्राफी पे अगर लार्ज वेसल ऑक्लूजन दिख गया तो फिर आपको पता चलता है कि आईवी आरटीपीए देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब हमको इंट्रा आर्टेरियली आरटीपीए को इंसर्ट करना है। इसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी भी कहते हैं। मैकेनिकली हम डायरेक्टली यहां पर जो है आरटीपीए को इंसर्ट करते हैं, मतलब आरटीपीज वगैरह को इंट्रा आर्टेरियली, और इस थ्रोम्बस को फिर थ्रोम्बोलाइज हो ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेरेब्रल एंजियोग्राफी पे आपको ये लार्ज वेसल ऑक्लूजन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी डेफिसिट अगर प्रेजेंट है तो फिर आप क्या करोगे। आपने आईवी आरटीपी दे दिया, उसके बाद सेरेब्रल एंजियोग्राफी की, लार्ज वेसल ऑक्लूजन नहीं मिला, लेकिन फिर भी डेफिसिट जो है अभी भी प्रेजेंट है, तो फिर आप कुछ नहीं सोचोगे, आप करोगे डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई। और डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई पे आपको दिखेगा कि जो डेफिसिट है ये तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनफार्क्ट साइज। क्योंकि इनफार्क्ट साइज तो इतना डॉट सा है, छोटा सा इनफार्क्ट दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा डेफिसिट है। तो ये है ड्यू टू इस्केमिक प्रेन्यूब्रा। इसका मतलब होता है कि जो आपका छोटा सा इनफार्क्ट है उसके आजू बाजू में बहुत बड़ा एरिया है जो कि इस्केमिक एरिया है, और उस इस्केमिक एरिया के कारण जो है बेसिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा डेफिसिट दिखाई दे। जब भी ऐसा केस हो कि आप सेरेब्रल एंजियोग्राफी करो, उसमें लेफ्ट लार्ज वेसल ऑक्लूजन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डेफिसिट अभी भी प्रेजेंट है, तो आप फिर से क्या करोगे, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करोगे, इंट्रा आर्टेरियली आरटीपी को इंसर्ट करोगे, इंजेक्ट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑनसेट जो है ये 4.5 टू 24 आवर्स के बीच में हो तो फिर आप आईवी आरटीपीए को यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्टली करोगे सेरेब्रल एंजियोग्राफी। और सेरेब्रल एंजियोग्राफी पे आपको लार्ज वेसल ऑक्लूजन अगर मिले तो मैकेनिकल थ्रोम्बोटोमी करो, और अगर आपको लार्ज वेसल ऑक्लूजन ना मिले तो इसका मतलब क्या है कि डेफिसिट जो है इसका बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इनफार्क्ट साइज। अब डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई से बेसिकली इनफार्क्ट कहां पर है वो लोकेट करो, और लोकेट करने के बाद आप कर दो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ठीक है, अगर पेशेंट का ऑनसेट जो है वो 4.5 टू 24 आवर्स के बीच में है तो ओके। फिर हम बात करते हैं कि अगर 24 घंटे के बाद आता है पेशेंट डायरेक्टली ऑनसेट का, तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एस्पिरिन देना है। एस्पिरिन क्या है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, तो आपको डायरेक्टली क्या है, कुछ सोचना नहीं है, एस्पिरिन दे देना। अब आप पूछोगे कि क्या एस्पिरिन के साथ क्लोपिडेग्रेल देना है, तो ऐसा हैरिसन के अंदर दिया गया है कि एस्पिरिन के साथ क्लोपिडेग्रेल को यूज करने से कोई ज्यादा एडवांटेजेस नहीं मिलता। एस्पिरिन प्लस क्लोपिडेग्रेल ये डुअल एंटीप्लेटलेट को हमें सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब पेशेंट जो है हाई रिस्क टीआईए के अंदर फॉल करता है। हाई रिस्क टीआईए कैसे कैलकुलेट करोगे, ABCD2 स्टेजिंग के अंदर मोर देन इक्वल टू 4 का स्कोर अगर आए तो वो हाई रिस्क टीआईए का पेशेंट होगा, उसके अंदर एस्पिरिन प्लस क्लोपिडेग्रेल को आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स कब यूज करते हैं, तो एंटीकोगुलेंट्स जैसे हेपेरिन वारफेरिन, इनको यूज करने के दो ही इंडिकेशन है, वो है अगर पेशेंट के अंदर स्ट्रोक है ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन, या फिर पेशेंट के अंदर स्ट्रोक है ड्यू टू द यूज ऑफ प्रोस्थेटिक वॉल्व। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तभी इन केस ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक हम एंटीकोगुलेंट्स को यूज करेंगे। अगर हमने ट्रीटमेंट को आपको क्लियर बना दिया तो अब इस सवाल को सॉल्व। A 60-year-old male with a history of native aortic valve disease presents with left hemiparesis 1 week back which is improve कर रहा है, मतलब ये एम्बोलिक स्ट्रोक है। ECG इज विद इन नॉर्मल लिमिट, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है, और एमआई का केस भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। देखो, आपको लेफ्ट हेमिपेरेसिस 1 वीक बाद आपको पता चल गया, मतलब ये स्ट्रोक का केस तो है, इसमें कोई दो राय है। नेटिव एओर्टिक वाल्व डिसीज है, मतलब क्या बेसिकली कि प्रोस्थेटिक वाल्व है क्या, नहीं है, नेटिव एओर्टिक वाल्व डिसीज है। चाहे तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा, एओर्टिक स्टेनोसिस, इसमें से कुछ होगा, क्योंकि 60 साल की उम्र में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको देखना है कि ना प्रोस्थेटिक वाल्व है ना एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो हेपेरिन और वारफेरिन तो आउट ऑफ गेम हो जाते हैं।
क्योंकि इनके दो इंडिकेशंस तो है ही नहीं। आरटीपीए को हम कब यूज करेंगे, जब ऑनसेट लेस देन 4.5 आवर्स होगा, ठीक है ना। तो क्या आपका आरटीपीए का ऑनसेट जो है वो लेस देन 4.5 आवर्स है? नहीं, एक वीक पहले हुआ तो एस्पिरिन अकेला आपका यूज बन जाता है और एस्पिरिन को आप यूज करो। ये आप देखिए, अ 65-year-old male with no history of diabetes mellitus hypertension awakens from sleep at 8 a.m. Find he could not move his right upper and lower limb. He also has slurring of speech. By 9 a.m. he is brought to nearest hospital जहां पर उसका एमआरआई होता है, और एमआरआई के अंदर वी कैन सी एमसीए टेरिटरी के अंदर इनफैक्ट ईसीजी विद इन नॉर्मल लिमिट, प्रेजेंटली ही इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? आप सोचोगे कि 8 बजे उसको जो है 8 बजे जो है उसको ये सारी चीजें दिखी, मतलब बेसिकली 8 बजे उसे स्ट्रोक आया और 9 बजे उसको लेकर चले गए, मतलब एक ही घंटा हुआ है। क्या करेंगे? आपको एमआरआई पे इनफाक्ट दिख चुका है, मतलब हेमरेज नहीं दिखा आपको एमआरआई पे, तो इसका मतलब क्या है कि हेमरेज तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? आईवी आरटीपीए शुरू करोगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। लेकिन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, समझा दो। एक हार हुआ ही नहीं है भाई, एक घंटा नहीं हुआ है ऑनसेट से, पूरे 7 से 8 या फिर 9-10 घंटे हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था ऑनसेट का मतलब क्या होता है, ऑनसेट का मतलब होता है लास्ट सीन नॉर्मल। पेशेंट को नॉर्मली तो सोने से पहले देखा गया था ना, और आराम से 7-8 घंटे की नींद तो ली ही होगी। तो आईवी आरटीपी को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एस्पिरिन को। किसको यूज करेंगे? एस्पिरिन को यूज करेंगे। हेपेरिन वार्फेरिन को तो यूज करना ही नहीं है, इनके दो ही इंडिकेशन है, एएफ और आपका प्रोस्टेटिक वाल्व, ठीक है। तो इतना अगर क्लैरिटी आया होगा तो अगले लेक्चर के अंदर हम हेमोरेजिक स्ट्रोक को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट